हेलो, गुड इवनिंग सभी फ्रेंड्स को। आज अपन अपने इस चैनल के माध्यम से शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के ऊपर चर्चा करेंगे। और वैसे देखें तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है, लेकिन जो सवाल आते हैं उनके हिसाब से गलतियां बहुत ही स्वाभाविक सी हो जाती हैं। इसलिए कुछ टर्म्स हैं जो अपन अगली 3 कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में अपन इमेजिनेशन या कल्पना के बारे में डिस्कस करेंगे, अगली कक्षा में अपन तर्क के बारे में डिस्कस करेंगे और चिंतन के बारे में डिस्कस करेंगे। और इन सब का संबंध किससे है? देखो, एक सवाल आपके सिलेबस में है, समस्या समाधान। इस संबंध में मैं आपको 2-3 बातें मोटी मोटी अभी क्लियर कर देता हूँ। देखो, समस्या समाधान जो है उसके संबंध में ऐसे ऑप्शन कल्पना, तर्क, चिंतन, ये ऑप्शन मिलेंगे। समस्या समाधान के चैप्टर में जो भी सवाल आएगा उसमें ऐसे ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो जनरली अपन कल्पना, तर्क और चिंतन को एक मान लेते हैं। इसलिए आज इस पहली कक्षा में मैं आपको जो परिचय दूंगा वो कल्पना के बारे में अपन देंगे, उसके बाद में चिंतन और तर्क के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? समस्या समाधान के बारे में। तो यहाँ इन तीनों के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये तीनों क्या हैं? मानसिक प्रक्रियाएं हैं, दिमाग में चलने वाले मैकेनिज्म हैं। तो यहाँ देखो, जैसे आपसे ये पूछा जाए कि मानसिक प्रक्रिया है कल्पना, तर्क और चिंतन, तो इन सब का इसका उत्तर होगा ऑल। ये सभी क्या है? मेंटल मैकेनिज्म है, मानसिक प्रक्रियाएं हैं हमारी। अब इन मानसिक प्रक्रियाओं का अपना अलग महत्व है। कल्पनाओं की जो यूटिलिटी या उपयोगिता है वो हमारे जीवन में कहाँ है, तर्क और चिंतन की कहाँ है? देखो, मैं आपको बता दूं कि कल्पना एक अलग मेंटल मैकेनिज्म है जिसमें हम एक आर्टिफिशियल राज्य में या एक आर्टिफिशियल दुनिया में जी रहे होते हैं। या ये एक दिमाग का ऐसा विन्यास है जिसमें प्रत्यक्ष में या मूर्त रूप में कुछ नहीं होता है, दिमाग में अपने विचार या डिजाइन चलते रहते हैं। जबकि चिंतन और तर्क की बात करें तो इन दोनों में संबंध क्या है? चिंतन वो मानसिक प्रक्रिया है जो हमें समस्या का समाधान देती है, और इसी चिंतन का जो एडवांस रूप है वो क्या है? तर्क है। तो यहाँ मैं आगे अगली कक्षा में आपको ये बात बताऊंगा कि समस्या समाधान किससे मिलता है? चिंतन से, और चिंतन का ही एडवांस रूप क्या है? तर्क है। क्लियर? तो ये 2 चीज़ें तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस में जैसे 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड सब में है ये। तो आज अपन जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो क्या है? कल्पना है। तो यहाँ इस चैप्टर को मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहले इस चैप्टर की अहमियत के लिए मैंने आपके सामने एक पैसेज टाइप किया। इस पैसेज को आप बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे और जिस चीज़ को मैं अंडरलाइन करके आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ उसको आप अवश्य देखेंगे। ये सेंटेंस देखिए, पहला, मनुष्य जीवन में ऐसी बहुत सारी इच्छाएं उठती हैं जिनकी पूर्ति समाज में नहीं हो पाती, और ये दमित इच्छाएं अचेतन मन में संग्रहित होकर स्वपन, दिवा स्वपन जैसे अनेकों उपायों से बाहर निकलती हैं। प्रत्येक क्षेत्र के कलाकार अपनी कलाओं के माध्यम से इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करते हैं जिनकी वास्तविक जगत में नहीं कर सकते। यदि कला और साहित्य के क्षेत्र से कल्पना को निकाल दिया जाए तो उनकी आत्मा ही निकल जाएगी तथा कोई भी कलाकार गहराई से अपने सत्य का उद्घाटन नहीं कर पाएगा। कल्पना मानव जगत को पशु जगत से अलग पहचान ही नहीं देती, अपितु मानव संस्कृति की समृद्धि भी इसी की देन है। मनुष्य अपने भूत और भविष्य को कल्पनाओं की आंख से देखता है। उसी के सहारे यथार्थ जीवन की जटिलताओं से दूर भागकर मानसिक शांति की तलाश को पूरा करता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य की कल्पनाएं उसकी वास्तविकताओं का स्थान लेने की कोशिश करती है तो वे उसे असामान्य या एबनॉर्मल बना देती हैं। हालांकि कल्पना का मानव के लिए अत्यंत विशेष महत्व है, लेकिन इसका महत्व चिंतन, अनुभूति जैसी मानसिक क्रियाओं से कम है या उनके जितना नहीं है। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ इसका एनालिसिस। पहला सेंटेंस है, मनुष्य जीवन में ऐसी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। देखो, पैदा होने के बाद हमारे जीवन में हमारे भीतर बहुत सारी विल्स या बहुत सारी इच्छाएं जागृत होती हैं, लेकिन वो उनमें से बहुत सारी इच्छाएं ऐसी हैं जो हम अपने तत्कालीन वातावरण में, तत्कालीन सामाजिक दशाओं में उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते। और जैसी हमारी इच्छाएं होती हैं वैसे ही समाज में उनकी पूर्ति न कर पाने के रीज़न भी होते हैं। तो वे इच्छाएं जिनको हम पैदा होने के बाद करते तो हैं, लेकिन सामाजिक वातावरण के कारण हम उनकी पूर्ति नहीं कर पाते। और जिन इच्छाओं की हम पूर्ति नहीं कर पाते उन इच्छाओं को हम क्या कहते हैं? दमित इच्छाएं कहते हैं। देखो, जब भी हमारी कोई इच्छा होती है
उसको खाने पीने को लेकर, ओढ़ने पहनने को लेकर, रहन सहन को लेकर, रीति रिवाजों को लेकर हमारी जो इच्छाएं होती हैं, उनमें से काफ़ी सारी इच्छाएं हैं जो हम उस समय पूरी नहीं कर पाते हैं। उन इच्छाओं को हम क्या कहते हैं? दमित इच्छाएं। फिर देखो, ये दमित इच्छाएं जो तत्कालीन परिस्थितियों में हम पूरी नहीं कर पाते हैं, वो कहाँ जाकर संग्रहित होंगी? अचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में। समझ गए आप? तो देखो, अचेतन मन किस चीज का नाम है? अचेतन मन उस स्टोर हाउस का नाम है। अचेतन मन उस घर का नाम है जिसमें हमारी अनफुलफिल विल्स, वे इच्छाएं जिनको हम पूरी नहीं कर पाते हैं, वो इच्छाएं कहाँ जाकर संग्रहित होती हैं? वो इच्छाएं हमारे अचेतन मन में जाकर संग्रहित होती हैं। तो ये वो कबाड़ है जिसमें दमित इच्छाएं अपना स्थान बनाती हैं या दमित इच्छाएं जाकर निवास करती हैं। तो देखो, इच्छा हुई और उनमें से जो दमित रह गई, पूरी नहीं हुई, वो कहाँ चली गई? अचेतन मन में। फिर देखो, ये इच्छाएं क्या करती हैं? ये इच्छाएं जो हैं स्वपन और दिवास्वपन जैसे, स्वपन और दिवास्वपन जैसे कई जो अपने मानसिक जो प्रक्रियाएं हैं उनके, ये स्वपन, दिवास्वपन, ये सब हमारी मानसिक प्रक्रियाएं, इनके माध्यम से ये क्या होती हैं? हमारे व्यवहार में प्रकट होती हैं। तो देखो, ड्रीम्स और डे ड्रीमिंग जो है, ऐसे अनेक उपायों के माध्यम से दमित इच्छाएं बाहर निकलती हैं। तो देखो, पहली जो इच्छा पूरी नहीं हुई वो अनकॉन्शियस माइंड में गई, और जब भी मौका मिलेगा तो वो ड्रीम्स और डे ड्रीमिंग के जैसे कई अपने जो उपकरण है या माध्यम, उनके माध्यम से उजागर होती है। ठीक है? प्रत्येक क्षेत्र के कलाकार अपनी कलाओं के माध्यम से उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। देखो, सर्वे में या रिसर्च में ये सामने आया है कि जो बड़े कलाकार बड़े प्रोडक्ट समाज के लिए लेकर आते हैं, उनमें से अधिकांश कलाकार जो हैं वो अपनी कला के नमूने इसलिए रिप्रेजेंट कर पाए क्योंकि उनकी दमित इच्छाओं का लेवल जो है वो बहुत बड़ा था। जैसे इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है कि लेटेस्ट जो एक एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, मकबूल फिदा हुसैन ने माधुरी दीक्षित का बहुत बढ़िया चित्र बनाया, उसके बड़ी रकम पे नीलामी भी हुई। तो मकबूल फिदा हुसैन माधुरी दीक्षित से प्यार करता था और वो जिस प्रकार की कल्पनाएं उसके संबंध में करता था, वो उन कल्पनाओं को साकार रूप देना समाज में पॉसिबल नहीं था, और उसी को उसने किस में सजोया? उस तस्वीर में, उस पेंटिंग में। तो अपन कालिदास की बात करते हैं, तुलसीदास की बात करते हैं, जॉन डन की बात करते हैं, शेक्सपियर की बात करते हैं। इन विद्वानों ने अपनी कृतियों में या अपनी कला के माध्यम से जिस चीज़ को समाज के सामने अभिव्यक्त किया है, उसमें स्टडी में ये पाया गया है कि ये जो इन्होंने कारनामे किए हैं वो उनकी दमित इच्छाएं थी जो उनके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर थी। तो देखो, यहाँ बड़ी चीज क्या है? कला और साहित्य के क्षेत्र में यदि कल्पना को हम निकाल दें, या यूं कहें कि जैसे जिन चीजों की हम पूर्ति वास्तविक जगत में नहीं कर पाते हैं, जिन चीजों की पूर्ति हम वास्तविक जगत में नहीं कर पाते हैं, उनको हम दमित इच्छाओं के माध्यम से या अपनी कलाकारी के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ देखिए, यदि कला और साहित्य के क्षेत्र से कल्पना को निकाल दिया जाए तो उनकी आत्मा ही निकल जाएगी तथा कोई भी कलाकार गहराई से अपने सत्य का उद्घाटन नहीं कर पाएगा। तो देखो, जो सच्चाई, जो हमारी इच्छाएं अंदर दफन पड़ी है, उन इच्छाओं को कोई कविता के माध्यम से रिप्रेजेंट करता है, कोई तस्वीर के माध्यम से, कोई मूर्ति के माध्यम से। तो ये सब जो हैं वो दमित इच्छाओं को प्रकट करने के तरीके हैं, और इन दमित इच्छाओं को हमारे अचेतन मन से बाहर लाने का एक सशक्त साधन जो है वो क्या है? कल्पना है। उसकी हम इमेज करते हैं और इमेजिनेशन के माध्यम से ही हम इसको बाहर ला पाते हैं। कल्पना मानव जगत को पशु जगत से अलग पहचान ही नहीं देती। तो देखो, मनुष्य और पशु में जो अंतर करने वाला जो एक बड़ा फैक्टर है वो क्या है? इमेजिनेशन है, कल्पना है। और ये मनुष्य को पशुओं से अलग ही नहीं करती, बल्कि मानव संस्कृति की समृद्धि भी इसी की देन है। आज हमने जितना डेवलपमेंट किया है, मानव सभ्यता जितनी संपन्न है, इस संपन्नता का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो मनुष्य का इमेजिनेशन है। अगर मनुष्य के पास कल्पनाशीलता नहीं होती तो आज भी हमारा समाज जो है वो पशुतुल्य होता। तो मनुष्य के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की समृद्धि या इसकी संपन्नता जो है वो किस पर निर्भर करती है? प्रत्येक मानव समाज की कल्पनाशीलता पर निर्भर करती है। फिर देखो, मनुष्य अपने भूत और भविष्य को कल्पना की आंख से देखता है। ये देखिए, इसका मतलब क्या है? मनुष्य अपने भूत और भविष्य को अपनी कल्पना की आंख से देखता है। हम इतिहास में हमारे साथ कोई घटना घटित हुई है, वो घटना हमारे सामने दोबारा घटित नहीं हो सकती, तो हम उसकी कल्पना करके उसका आभास करते हैं, उसकी अनुभूति लेते हैं। और भविष्य जो घटना अभी घटित नहीं हुई, कहने का मतलब ये है कि कल्पना करने के लिए हमारे पास पूर्व अनुभव
या प्रत्यक्ष के ऐतिहासिक अनुभव होना जरूरी नहीं है। हम ऐसी चीज की इमेजिनेशन या कल्पना भी कर सकते हैं जो भविष्य में हम विचार करते हैं कि ऐसा घटित हो सकता है। तो देखो, कल्पना जो है वो भूतकालीन घटनाओं के प्रति भी हो सकती है और भविष्य के अनुमानों के प्रति भी हो सकती है। ठीक है, उसी के सारे, देखो कल्पना के सारे यथार्थ जीवन की जटिलताओं से दूर। अब मैंने आपको बताया कि कल्पना की आवश्यकता हमें वहां पड़ती है जहां हम वास्तविक जगत में या जिस दुनियादारी में रह रहे हैं उस दुनियादारी में जो है हम अपनी उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते, और उन इच्छाओं को हम देखो यथार्थ जीवन की जटिलताओं से दूर भागकर मानसिक शांति की तलाश को पूरा करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही, अब देखो बड़ी बात क्या, ये एक छद्म प्रयास है, झूठा प्रयास है। जब हम वास्तविक समाज में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और उस सिचुएशन में हमारी जो इच्छाएं पैदा होती हैं उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम उन वास्तविक परिस्थितियों से पलायन करके एक आर्टिफिशियल, कृत्रिम या काल्पनिक जीवन जीते हैं और उसमें अपनी दमित इच्छाओं को पूरा करते हैं। लेकिन ये एक्चुअल में अपने एडजस्टमेंट के लिए क्या खतरा लेकर आ सकती है। तो देखिए इसमें, लेकिन जैसे ही मनुष्य की कल्पनाएं उसकी वास्तविकताओं का स्थान लेने की कोशिश करती है। देखो कल्पनाएं जब वास्तविकताओं का स्थान लेने की कोशिश करती हैं तो आदमी क्या हो जाता है, असामान्य या नॉर्मल हो जाता है। कहने का मतलब जो हम इमेजिनेशन के माध्यम से अपने आप को एडजस्ट, संतुष्ट या सुख या आनंद प्रदान करना चाहते हैं, वो आनंद जब हमारी वास्तविकता का स्थान लेने की कोशिश करता है, ऐसी सिचुएशन में आदमी क्या हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है। फिर देखिए, हालांकि कल्पना मानव के लिए अत्यंत विशेष है, आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कल्पना। हमने डेवलपमेंट अपनी समृद्धि किसके माध्यम से की है, कल्पना के माध्यम से की है। लेकिन फिर भी इसका वो महत्व नहीं है जो चिंतन, अनुभूति और अन्य मानसिक क्रियाओं से संबंधित है। तो इस हिसाब से कुल मिलाकर कल्पना जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रिया है या एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक घटक है, और इसका हमेशा या करीब करीब हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम वास्तविक परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते और अपनी दमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम यथार्थ के जीवन से पलायन कर जाते हैं और एक कल्पना लोक में, एक आर्टिफिशियल दुनिया में अपने आप को महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये इस चैप्टर की समरी थी। अब नेक्स्ट इसमें आपको जो चीज देखनी है वो देखिए, ये हेडिंग देखिए आप, इसमें मानव जीवन में कल्पना के स्वरूप, हमारी जिंदगी में कल्पना के क्या क्या स्वरूप हो सकते हैं। तो इसमें पहला बिंदु जो मैंने लिखा देखिए, मनोराज्य, फैंटेसी। देखो मनोराज्य को अपन कहते हैं मन का राज्य। इसका मतलब ये है कि वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसको अपन फैंटेसी, इसको सामान्यतया कई जगह आपको दिवा स्वप्न भी लिखा हुआ मिल जाएगा, दिवा स्वप्न भी लिखा हुआ मिल जाएगा। इसको अपन तरंग प्रवाह भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तरंग प्रवाह भी कह सकते हैं, या और भी इसको हिंदी में कोई नाम दिया जा सकता है। तो देखिए मनोराज्य या फैंटेसी का क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है यथार्थ या तर्क वितर्क। देखो ये एक ऐसी हमारी मानसिक प्रक्रिया है जिसका संबंध ना तो वास्तविकता से है। देखो मनोराज्य में हम जिस चीज को या फैंटेसी के शिकार जब हम होते हैं, उस समय जब हम कल्पना लोक के शिकार होते हैं, उस समय हम जो महसूस करते हैं वास्तव में वैसा यथार्थ जीवन में कुछ नहीं होता है। दूसरी बात, तर्क वितर्क के लिए इसमें कोई जगह नहीं होती है। जब भी हम फैंटेसी के शिकार होते हैं तो तर्क वितर्क का इसमें कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, ये दमित इच्छाओं की पूर्ति हेतु मानसिक ग्रंथियों का निर्माता है। इस बात को देखना, ये सवाल से, ये दमित इच्छाओं की पूर्ति हेतु मानसिक ग्रंथियों का निर्माता है। मतलब फैंटेसी या मनोराज्य हमारे भीतर ऐसी ग्लैंड, ऐसे विचार पैदा करेगा जो हमारी दमित इच्छाओं की पूर्ति कर सके। तो देखो दमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमारे भीतर जो ग्रंथियां या जो ग्लैंड्स पैदा होती हैं, उनके निर्माता को हम क्या कहते हैं, फैंटेसी या मनोराज्य। मन का राज्य पूर्णतः काल्पनिक होता है, यथार्थ में ऐसा कुछ नहीं होता है और उसमें तर्क कुतर्क के लिए कोई स्थान नहीं होता। कहने का मतलब अपने लॉजिक से या अपने तर्क से उस बात को साबित नहीं कर सकते, जिसको हम अपने मनोराज्य में या अपने तरंग प्रवाह के घोड़े पर जब अपन सवार होते हैं, महसूस करते हैं, तो उसको साबित करने का कोई तर्क नहीं होता है। फिर देखिए अत्यधिक धार्मिक। देखो ये शब्द ध्यान देना, अत्यधिक। जो लोग बहुत ज्यादा धार्मिक होते हैं, 24 घंटे मंदिर में ताली बजाते हैं, असामान्य, जिनको अपन एबनॉर्मल कहते हैं, या मनोरोगी, कोई मानसिक रोगी है, अपने मनोराज्य जगत में ही खुश रहते हैं। देखो अति से व्यक्ति जहां कहीं भी ग्रसित है,
चाहे वो आध्यात्मिकता हो, चाहे धार्मिकता हो, चाहे सामाजिकता हो। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने मनोराज्य में ही खुश रहते हैं, या जहां हम अति को पार कर जाते हैं उस सिचुएशन में आदमी के पास खुश रहने के लिए एकमात्र हथियार क्या है कि वो अपने फैंटेसी में जिए, अपने मनोराज्य में जिए, अपनी काल्पनिक दुनिया में जिए, वास्तविक दुनिया से मुक्त हो जाए। ठीक है, और ऐसा करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कल्पनाशील होना पड़ता है। कल्पना ही हमारी मदद कर सकती है। फिर देखो, अत्यधिक मनोराज्य से व्यक्ति अव्यवहारिक बन जाता है और स्थायी मनोराज्य से उन्मादी। देखो, जब हम अत्यधिक मनोराज्य के शिकार हो जाते हैं तो हम क्या हो जाएंगे, अव्यवहारिक। क्या हो जाते हैं, अव्यवहारिक। और अव्यवहारिक लोग जो है वो सामाजिक नहीं हो सकते। और यदि ये अत्यधिक मनोराज्य के शिकार होने की प्रवृत्ति परमानेंट आ जाती है अपने पास, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या हो जाते हैं, उन्मादी कहलाते हैं, पागलपन की स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो, कल्पना होनी चाहिए, लेकिन कल्पना अत्यधिक और कल्पना लोक का स्थायित्व नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम अव्यवहारिक और क्या हो जाएंगे, उन्मादी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इससे मिलते जुलते दो चार जो ऑप्शन है, जैसे मनोराज्य, भ्रम, विभ्रम, भ्रांति, ऐसी चीजें। तो ये 4-5 सवाल अब नीचे जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने अभी आपको फैंटेसी या मनोराज्य का मीनिंग बताया है। दूसरा मीनिंग भ्रम या विप्रिय, जिसको अपन इल्यूजन कहते हैं। इसमें क्या है मीनिंग, देखना, अस्थायी मिथ्या ज्ञान। देखो, अस्थायी है, टेम्परेरी होता है। कैसा ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, झूठा ज्ञान है, जिसकी प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक है। मतलब एक ऐसा झूठ जो हमें अनुभूत होता है, लेकिन उसको हम साइंटिफिक तरीके से साबित कर सकते हैं। ठीक है, और सार्वभौमिक का मतलब है कि हम सभी ऐसे झूठ के शिकार होते हैं। देखना, भ्रम, विप्रिय एक अस्थायी मिथ्या ज्ञान है जिसकी प्रकृति वैज्ञानिक और सार्वभौमिक है। इसके कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे तेज धूप में सड़क के ऊपर पानी या दर्पण जैसी स्थिति दिखाई देती है, जिसको अपन मृग मरीचिका कहते हैं, जबकि एक्चुअल में वहां पानी या दर्पण जैसी स्थिति होती नहीं है। तो यहां क्या है, पानी दिखना क्या है, रेगुलर नहीं दिखता, कहीं कहीं दिखता और कभी कभी दिखता है, तो यह अस्थायी है। वहां वास्तव में पानी या दर्पण है नहीं। कैसा है, मिथ्या ज्ञान है, और इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। तो साइंस में हम ये कहते हैं कि ये प्रकाश के परावर्तन के कारण ऐसा होता है। और सार्वभौमिक का मतलब है कि ये किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिखता, सबको दिखता है। तो यहां देखिए, भ्रम या विप्रिय या इल्यूजन उस अस्थायी मिथ्या ज्ञान को कहते हैं जिसकी प्रकृति वैज्ञानिक या सार्वभौमिक होती है। तो देखो, इल्यूजन अस्थायी होते हैं, मिथ्या या झूठे होते हैं, लेकिन प्रकृति में वैज्ञानिक होते हैं और सार्वभौमिक होते हैं। सब लोगों के साथ इसी तरीके से महसूस होते हैं ये। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। अब इसके और एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे तेज धूप में मैंने आपको बताया, दर्पण या पानी जैसी स्थिति दिखना, मृग मरीचिका। आकाश काला है लेकिन नीला दिखता है, ये क्या विप्रिय है। अपन रेल की पटरियों पर खड़े हो जाते हैं, दूर के छोर पर दोनों अपने को मिलते हुए प्रतीत होते हैं, जबकि वास्तव में दोनों पटरियां मिलती नहीं है। क्या है, विप्रिय है, भ्रम है। या फिर क्षितिज के ऊपर हॉरिजॉन्ट्स पर धरती और आकाश अपने को मिलते हुए नजर आते हैं, जबकि एक्चुअल में ये कहीं नहीं मिलते हैं। क्या है, विप्रिय है। अपन सिनेमा हॉल में, टीवी में जो भी मूवी या सीरियल देख रहे हैं, उसमें पात्र अपने को पर्दे पर दौड़ता हुआ नजर आता है, जबकि वास्तव में पात्र नहीं दौड़ता है। वो फोटोग्राफ्स एक के बाद एक फास्टली प्रोजेक्ट होते हैं और अपने को लगता है कि पात्र दौड़ रहा है। समझ में आ गई बात। तो सिनेमा की रील में जो दौड़ता हुआ पात्र दिखाई देता है वो सबको एक तरह से दिखाई देता है, लेकिन वो छद्म है। क्या है, विप्रिय है। अपन शादी विवाह में डेकोरेशन के लिए जो लट्टू लगाते हैं बिजली के, वो अपनी जगह फिक्स लटके हुए होते हैं, फिर भी अपने को भागते हुए नजर आते हैं, घूमते हुए, जबकि एक्चुअल में वो फिक्स हैं, सबको एक जैसे दिखते हैं। क्या है, विप्रिय है। तारे लगातार प्रकाशमान है, फिर भी अपने को टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्या है, विप्रिय है। तो देखो, ऐसे साइंटिफिक सत्य हैं जो सब लोगों को एक जैसे दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वो कैसे हैं, अस्थायी हैं और झूठे हैं। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसी समस्त घटनाओं के लिए तो सीधी सी बात है कि कई बार हमें कोई बात सत्य दिखाई देती है, लेकिन वो ऐसा है कि ना तो उसमें स्थायित्व है और ना उसमें सत्यता है। ठीक है। दूसरा देखो, विभ्रम, हेलुसिनेशन। इसके नीचे लिखा है अस्थायी। पहली बात, टेम्परेरी होंगे ये भी। मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान है जिसकी प्रकृति वैयक्तिक एवं मनोशारीरिक। देखो, जो इंडिविजुअल और साइकोमोटर अपने अंदर डिसऑर्डर होते हैं,
सभी लोगों में तरह तरह के क्या हैं, सभी लोगों में तरह तरह के विकार हैं, किसी में शारीरिक विकार है, किसी में मानसिक विकार है। तो यहाँ ऐसा अस्थायी मिथ्या ज्ञान जिसकी प्रकृति व्यक्तिक और मनोशारीरिक है, तो जो कारण मनोशारीरिक और व्यक्तिक होते हैं उनको साइंस डिफाइन नहीं कर सकती, और मनोशारीरिक विकृतियां सभी लोगों में एक जैसी भी नहीं होती, ये सार्वभौमिक भी नहीं हो सकती। समझ में आ रही बात? तो यहाँ देखो, ऐसे अस्थायी और मिथ्या ज्ञान जिनकी प्रकृति व्यक्तिक और मनोशारीरिक है वो क्या कहलाएंगे? विभ्रम। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि एक व्यक्ति अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को क्या समझ रहा है? सांप समझ रहा है, जबकि एक्चुअल में वो क्या नहीं है? सांप नहीं है। तो देखो, रात को अंधेरे में पड़ी हुई दिन में नहीं समझता है रात, तो ये अस्थायी है। मिथ्या ज्ञान है क्या? रस्सी है। दिख क्या रहा है? सर्प दिख रहा है, ठीक है। प्रकृति व्यक्तिक, तो अंधेरे में पड़ी रस्सी को इंडिविजुअल एक व्यक्ति सांप समझ रहा है, तो कोई जरूरी नहीं कि बाकी सभी भी उसको सांप समझेंगे, ये व्यक्तिक है। और ये इसका कारण क्या है? मनोशारीरिक है, ठीक है। एक सीधी दीवार है और किसी व्यक्ति की आंख में डिफेक्ट है तो वो उसको टेढ़ी दिखती है, तो ये क्या है? ये विभ्रम है, क्योंकि सीधी दीवार सब लोगों को टेढ़ी नहीं दिखेगी। तो यहां कहने का मतलब है कि ऐसे गलत मीनिंग जो हम अस्थायी मिथ्या ज्ञान व्यक्तिक प्रकृति के और मनोशारीरिक विकारों के कारण होते हैं, वो सब क्या है? विभ्रम है। फिर देखो, भ्रांति या डेलूजन। अभी मैं थोड़ी देर में आपके साथ एग्जाम का जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो डिस्कस करूंगा, लेकिन वहां ऑप्शन यही रहते हैं। देखो, भ्रांति या डिलूजन क्या है? ये आत्मगत विश्वास होते हैं जिनमें व्यक्ति अपने आप को वो समझता है जो वास्तव में होता नहीं है। ये सवाल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले की चर्चा अपन अलग भी करेंगे। भ्रांति या डेलूजन किसको कहते हैं? मतलब आदमी आत्मगत विश्वास, आत्मगत का मतलब है कि वो खुद सोच रहा है, दूसरे उसके बारे में ऐसा नहीं सोच रहे हैं, और एक्चुअल में वो ऐसा है भी नहीं। तो देखो, आत्मगत का मतलब उसकी निजी राय है, उसका निजी विश्वास है, जिसमें अपने आप को वो समझता है जो वास्तव में वो खुद है नहीं। जैसे मैं जो नहीं हूं वह उसका होने का मैं विश्वास कर रहा हूं, इसका मतलब मैं किसका शिकार हूं? डेलूजन का। आप अपने आप को वो समझ रहे हो जो आप वास्तव में नहीं हो, तो आप किसके शिकार हो? डेलूजन के शिकार हो, ठीक है। तो यहां देखो, डेलूजन के दो टाइप्स मैंने आप आगे लिखे हैं। क्या होता है इसमें? पहला टाइप है श्रेष्ठता की भ्रांति, डेलूजन ऑफ ग्रैंडियर। इसमें क्या होता है? व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता नहीं है, लेकिन अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है, और ऐसा सब लोग कहीं ना कहीं करते हैं। हम जहां बैठते हैं वहां, हालांकि अपन जिन लोगों के साथ बैठे हैं उनमें सुप्रीम या सर्वश्रेष्ठ नहीं होते हैं, फिर भी हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। तो ये हम किसके शिकार हैं? भ्रांति के शिकार हैं, डेल्यूजन के शिकार हैं। तो व्यक्ति जहां अकारण या बिना किसी आधार के या बिना किसी सबूत के अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है, तो अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठता की श्रेष्ठ समझने की जो भावना है, उस श्रेष्ठ समझने की भावना को हम क्या कहेंगे? डेल्यूजन, या ये डेल्यूजन का एक टाइप है। दूसरा आप इसमें देखिए, ये सवाल नीचे वाला और भी इंपॉर्टेंट है, पीड़न भ्रांति, डेल्यूजन ऑफ परसेक्यूशंस। इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति को हानि, षड्यंत्र या दुर्घटना की भ्रांति होती है। देखो, टीचर्स की भर्ती के लिए इससे बड़ा सवाल नहीं है, ये देखना आप इसमें क्या है? व्यक्ति को हानि, षड्यंत्र या दुर्घटना की भ्रांति होती है। देखो, एक्चुअल में ऐसा होता कुछ नहीं है, फिर भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे नुकसान पहुंचाया जाएगा, मुझे तकलीफ दी जाएगी, मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, या मेरे साथ किसी प्रकार की दुर्घटना होने वाली है। जैसे किसी व्यक्ति को हर जगह हर समय ये लगता है कि ये मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा। या फिर इसके नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देखो, कोई भी व्यक्ति उसके पास हंसता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। जहाँ एक व्यक्ति बाकी लोगों को हंसते हुए देखता है तो उसको ये लगता है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, इसका मतलब वो किसका है? भ्रांति का शिकार है, डिल्यूजन का शिकार है, ठीक है। अगर दो लोग धीरे धीरे कानाफूसी करके या फुसफुसा के बातें कर रहे हैं तो उसे ऐसा लगता है कि ये मेरी बातें या मेरी चुगली कर रहे हैं, किसका शिकार है? डेल्यूजन का। और ऐसा ही इसमें यह है कि कभी कभी ऐसे लोगों को क्या होता है कि भोजन में स्वाद नहीं आता है, तो उनका दिमाग ये होता है कि इस भोजन में क्या डाल दिया है? जहर डाल दिया गया है। या कहीं भी चारों तरफ आदमी उसके घूमने लगते हैं तो उसके दिमाग में आता है कि ये लोग मुझे अभी के अभी मार डालेंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल एग्जाम परीक्षा में पूछे हुए हैं, और ये सब किसके हैं? भ्रांति के, डेल्यूजन के एग्जाम्पल हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब एक देखो, एक
डॉन क्यूजोट, ये एक ऐसा ऐतिहासिक व्यक्तित्व है जो ऐसी बीमारी से ग्रसित था। और देखो ये सवाल कई बार बड़ी परीक्षाओं में पूछ लेते हैं। देखो इसको डॉन क्यूजोट को जो बीमारी थी उसमें क्या लगता था उसको, तो देखो ये एक ऐसी सामान्य बीमारी के शिकार थे जिसमें वह पवन चक्कियों को दानव समझता था। पवन चक्की होती है जिसके चारों तरफ पंखुड़ियां होती हैं, तो उन पंखुड़ियों के स्थान पर ऐसा लगता था कि ये पवन चक्की क्या है, दानव है, और इन पंखुड़ियों में इसने सुंदरियों को कैद कर रखा है और उनके ऊपर इसने आक्रमण कर दिया। तो जब भी उसके सामने पवन चक्की देखने को मिलती तो उसको लगता है कि इस दानव ने सुंदरियों को या अप्सराओं को क्या कर लिया है, कैद कर लिया है। किसका शिकार था? डेल्यूजन या भ्रांति का शिकार था। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे मनोराज्य का क्या मीनिंग है, भ्रम या विप्रिय का क्या मीनिंग है, विभ्रम का क्या मीनिंग है, भ्रांति का क्या मीनिंग है, श्रेष्ठता का क्या मीनिंग है, श्रेष्ठता की भ्रांति का क्या मीनिंग है, पीड़न भ्रांति का। एग्जाम के लिए आपको ये लास्ट वाला बिंदु ध्यान में रखना है। ऊपर वाला यदि भूल जाओ तो कोई बात नहीं, अपन इंट्रोडक्शन में एक बार और भी इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए आप इसमें, अब अपन इमेजिनेशन की बात करते हैं, कल्पना के बारे में। तो देखो कल्पना, अब देखो यहां से कल्पना क्या है, तो इसमें देखिए चिंतन, प्रतिमा, स्मृति एवं विश्वास आदि से भिन्न है, जबकि इन सभी का संबंध व्यक्ति की मानसिक योग्यता से है। देखो ये सब कल्पना, चिंतन, प्रतिमा, स्मृति एवं विश्वास, ये सब हमारी दिमाग में चलने वाले विचार है, मानसिक प्रक्रियाएं, मानसिक योग्यता से संबंधित है, और कई बार हम इनको एक मान लेते हैं। अब यहाँ इन सारे शब्दों को मैंने एक जगह लिखा है, तो देखो कल्पना, चिंतन, प्रतिमा, स्मृति और विश्वास ये सब अलग अलग हैं, जबकि ये सब क्या हैं, ये सब मानसिक योग्यताएं हैं, मानसिक प्रक्रियाएं हैं। फिर भी इनको हम एक नहीं कह सकते क्योंकि इन सब में क्या है, अंतर है। अब आपके सिलेबस में, परीक्षाओं में क्या है, आपके सिलेबस में कल्पना है, क्या है, इमेजिनेशन है। तो यहाँ देखो इस चैप्टर में से आपसे जो डेफिनेशन पूछी जा सकती है वो दो डेफिनेशन आप देखेंगे ध्यान से। देखो पहली डेफिनेशन आपको देखनी है, कल्पना दूर की वस्तुओं का चिंतन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब हम जिन दूर की वस्तुओं का, जो हमारे सामने नहीं है, अप्रत्यक्ष की वस्तुओं का जो अपन चिंतन कर रहे हैं वो क्या है, कल्पना है। कहने का मतलब मैकडूगल कल्पना को चिंतन का प्रकार मानता है। तो पहली बात तो मैकडूगल की ये परिभाषा क्या है, गलत है। देखो कल्पना दूर की वस्तुओं का चिंतन है, इसका मतलब कल्पना चिंतन का एक टाइप है, जबकि एक्चुअल में मैं आपको बता चुका कि चिंतन और कल्पना दो भिन्न चीजें हैं। लेकिन मैकडूगल कह गया तो डेफिनेशन अपने को रटनी पड़ेगी। मैकडूगल कल्पना दूर की वस्तुओं का चिंतन है, तो कौन सा विचारक है जिसने कल्पना को अप्रत्यक्ष या दूर की वस्तुओं का चिंतन कहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा, मैकडूगल। दूसरी बात आप देखिए इसमें दूसरी डेफिनेशन क्या है, कल्पना मानसिक परहस्तन, जाली रूप बनाना या जोड़ तोड़ करना। देखो मानसिक परहस्तन, इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में फिजिकली कुछ नहीं होता है, दिमाग के अंदर चलने वाला जोड़ तोड़ है। कल्पना को दिमाग में चलने वाला जोड़ तोड़, मानसिक प्रहस्तन, मानसिक जाली रूप या दिमागी या मानसिक जोड़ तोड़, इसके लिए अंग्रेजी शब्द है मेंटल मैनिपुलेशन। तो कल्पना को मेंटल मैनिपुलेशन किसने कहा है, मानसिक प्रहस्तन किसने कहा है, मानसिक जाली रूप किसने कहा है, मानसिक जोड़ तोड़ किसने कहा है। तो इन सभी भाषाओं का उत्तर आपके लिए क्या बनेगा, आर.एस. वुडवर्थ। तो आर.एस. वुडवर्थ ने अपनी किताब में क्या लिखा है कि इमेजिनेशन क्या है, मेंटल मैनिपुलेशन है, जिसके लिए हिंदी में क्या शब्द यूज किए जा सकते हैं, जिसके लिए हिंदी में मानसिक परहस्तन शब्द यूज किया जा सकता है, जाली रूप बनाना, मानसिक जोड़ तोड़ करना, ये सारे शब्द इसी के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन, कल्पना ऐसी प्रक्रिया है जो मन में ऐसी नई वस्तुओं को उत्पन्न करती है। देखना, कल्पना ऐसी प्रक्रिया है जो मन में ऐसी नई वस्तुओं को पैदा करती है जो भूतकाल में न तो देखी गई है और न ही इंद्रियों के सामने उपस्थित हुई है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कल्पना को चिंतन करना गलत है, ऐसे ही बी.एन. झा की ये डेफिनेशन 100% सही नहीं है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कल्पना का संबंध भूत से हो सकता है। भूत से होने का मतलब है कि जिन चीज़ों को अपन ने इतिहास में कभी देखा है लेकिन वो दोबारा हमारे सामने मौजूद नहीं हो सकती,
तो हम उनकी अनुभूति कल्पना के माध्यम से कर सकते हैं। और हमने आज तक जिस चीज को नहीं देखा और भविष्य में जिनकी जो अपन विचार कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, उनकी अनुभूति भी क्या हो सकती है, कल्पना हो सकती है। जबकि जहां क्या कहता है कि भूतकाल में न तो देखी गई है और ना ही इंद्रियों के सामने उपस्थित है, न आज तक सामने आई है। फिर भी ये डेफिनेशन मतलब एक पक्ष को शामिल करती है। मैंने बताया कि कल्पना का संबंध भूत से और भविष्य से है, जबकि बीएन झा की जो डेफिनेशन है वो कल्पना की केवल एक पक्ष को, किसको, भविष्य के पक्ष को, कि कल्पना केवल भविष्य के बारे में की जा सकती है। ये बीएन झा की डेफिनेशन का निष्कर्ष है, जबकि कल्पना भूत और भविष्य से संबंधित हो सकती है। देखो, विचारकों की डेफिनेशन हमेशा पूर्णतः सत्य हो ये जरूरी नहीं है। इनको हम इसलिए पढ़ते हैं कि सबसे पहले वो बात उस विचारक ने कही थी। तो तीन बातें, कल्पना दूर की वस्तुओं का चिंतन है, किसने कहा, विलियम मैकडूगल ने। कल्पना मानसिक प्रस्तन, मानसिक जाली रूप या जोड़ तोड़ है, किसने कहा, वुडवर्थ ने। कल्पना ऐसी प्रक्रिया है जो ऐसी वस्तुओं को उत्पन्न करती है जिन्हें न तो भूतकाल में देखा है और ना आज तक हमने इंद्रियों से अनुभूत किया है। ये किसकी है, बीएन झा की। अब देखिए, इसका नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको आप समझेंगे। जैसे किसी कमरे में फर्नीचर को डेकोरेट करने से पहले फर्नीचर की सजावट का मानसिक विन्यास, मानसिक परहस्तन या कल्पनाएं जो शारीरिक परहस्तन से भिन्न है। देखो, इसका मतलब क्या है, जैसे एक कमरे में अपने को डाइनिंग टेबल लगानी है, सोफा लगाना है, डाइनिंग टेबल के चारों तरफ क्या लगाना है, कुर्सियां लगानी है, दीवारों के ऊपर पेंटिंग्स लगानी है। तो कौन सी चीज़ कहाँ सूट करेगी, इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि पहले अपन बैठकर मेंटल मैनिपुलेशन करें, मतलब उसकी कल्पना करें कि ये चीज़ यहाँ ठीक रहेगी, ये चीज़ यहाँ ठीक रहेगी। पहले उसका मेंटली विन्यास या मानसिक नक्शा बनाया, और मानसिक नक्शा बनाने के बाद में हम क्या करते हैं, उसको सामान को एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ क्या है, कल्पना है। दूसरा ये कि हमने बार बार उन चीज़ों को उठा उठा के इधर उधर करके एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, बार बार उनके साथ उठापटकी करेंगे। ये क्या है, फिजिकल मैनिपुलेशन है। अगर हम सामग्री को प्रत्यक्ष में स्थान बदल बदल के रख कर चेक करेंगे कमरे में, तो ये क्या है, फिजिकल मैनिपुलेशन है। और कल्पना क्या है, मेंटल मैनिपुलेशन है। तो यहाँ देखो, फिजिकल मैनिपुलेशन में ऊर्जा, समय सब खराब होता है। तो फिजिकल मैनिपुलेशन से जो समय और ऊर्जा का दुरुपयोग होता है, उसको हम किससे बचा सकते हैं, मेंटल मैनिपुलेशन से। और मेंटल मैनिपुलेशन ही क्या है, कल्पना है। समझ में आ गई बात, ये चीज़ है। तो ये तीन डेफिनेशंस आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए, अब कई बार क्या होता है, ये एक चार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि इसका आपकी परीक्षाओं से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी देखो कल्पना का टाइप्स, ये वर्गीकरण है। क्या है, कल्पना का क्लासिफिकेशन है कि कल्पनाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं। फिर भी तो देखो, कल्पनाएं पुनरुत्पादक हो सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो पुरानी चीज़ है उनको हम रीफ्रेम कर सकते हैं, दोबारा तैयार कर सकते हैं। तो कल्पना के अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है। दूसरा, रचनात्मक, कल्पना से हम किसी चीज़ को नए सिरे से भी बना सकते हैं। तो देखो, कल्पना का वो रूप जिसमें पहले से जो चीज़ है उसको अपन रिफ्रेम कर रहे हैं, नए सिरे से उसको और ज़्यादा संवर्धित या डेवलप कर रहे हैं, तो इससे संबंधित कल्पना हो सकती है। और किसी चीज़ को अपन नए सिरे से मानसिक एबिलिटी या मेंटल एबिलिटी के आधार पर तैयार कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, तो कल्पनाएं मोटे तौर पर पुनरुत्पादक या रचनात्मक। पुनरुत्पादक कल्पनाएं वो होती हैं जो पुरानी सामग्री को रिफ्रेम करने में मदद करती हैं। रचनात्मक कल्पनाएं वो होती हैं जो नई सिरे से सामग्री को तैयार करने में हमारी मदद करती है। फिर देखो आगे, ये रचनात्मक जो कल्पना है वो दो प्रकार की है, सक्रिय और निष्क्रिय। देखो, सक्रिय कल्पना उस वक्त होती है जब हम किसी कार्य में उलझे हुए होते हैं और उस कार्य के दौरान हमारे सामने कोई बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को दूर करने के लिए हम जो इमेजिनेशन या कल्पना करते हैं वो कौन सी है, सक्रिय। और निष्क्रिय कल्पनाएं कब होती है, जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, निकम्मे पड़े होते हैं, उस टाइम भी हमारे दिमाग में इमेजिनेशन आ सकती है। तो ये उस वक्त होती हैं जब हम किसी कार्य में उलझे होते हैं या किसी कार्य में लगे होते हैं। और ये कल्पनाएं कब होती हैं, ये कल्पनाएं उस वक्त होती हैं जब हम कोई कार्य नहीं कर रहे होते हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे होते हैं, इसीलिए इनको निष्क्रिय कल्पना कहते हैं। फिर देखो, सक्रिय कल्पना कैसी होती है, कृत्य साधक और सौंदर्यात्मक। तो कृत्य साधक जो होती है वो किसी
कार्य को पूरा करने के लिए, जब भी हम किसी कार्य को करना चाहते हैं तो उसको पूरा करने के लिए हमारे भीतर जो कल्पनाएं होती है उनको हम कार्य साधक कहते हैं, कृत्य साधक। और कृत्य साधक में भी कार्य जो है हमारे सैद्धांतिक और व्यवहारिक होते हैं। तो हम जब किसी सैद्धांतिक कार्य को कर रहे होते हैं उसमें हमारी मदद कौन करेगी? सैद्धांतिक कल्पना। और जब हम किसी व्यवहारिक कार्य को कर रहे होते हैं तो उसमें हमारी मदद कौन करेगी? व्यवहारिक कल्पना। ठीक है। सौंदर्यात्मक कल्पना का संबंध किससे है? सौंदर्यात्मक कल्पना का संबंध है, जैसे कोई कविता लिखनी है, कोई पेंटिंग बनानी है, या कोई साहित्य लिखना है। ठीक है। इन सभी में, या कोई संगीत, गीत, नृत्य, इन सब में हम जिस कल्पना का सहारा लेते हैं वो कल्पना कैसी होती है? सौंदर्यात्मक कल्पना होती है। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो मोटे तौर पर ये मैंने एग्जाम्पल देके कल्पना का वर्गीकरण या इसका जो टाइप्स है उनकी अपन ने चर्चा की है। अब देखिए आगे क्या चीज़ होती है। ये आगे कल्पना के टाइप्स की ही मैंने इसमें टॉपिक में चर्चा की है। देखिए इसमें क्या है, मोटे तौर पर कल्पना के 4 प्रकार बताए जाते हैं। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी इस चार्ट में समझाई है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखो, पहला है पुनरुत्पादन या रिप्रोडक्टिव कल्पना। इसमें है इसका निर्देशन व्यक्ति से बाहर होता है। देखो, जहाँ भी अपन रिप्रोडक्टिव कल्पना की बात करते हैं तो उसका एलिमेंट हमारे भीतर नहीं बाहर होता है। जैसे इतिहास की किताब अपन लिखते हैं तो पुरानी किताबों को सामने रखकर हम नई किताब पुनरुत्पादन करेंगे, उसको रिफ्रेम करेंगे। तो उसका जो एलिमेंट है वो किस में है? इतिहास की पुरानी किताबों में है। उन किताबों को पढ़ के ही हमारे भीतर इमेजिनेशन आएगा, हमारे भीतर सवता नहीं आएगा। तो रिप्रोडक्टिव कल्पना जो है उसका प्रेरक तत्व है आदमी में नहीं, आदमी से बाहर किसी अन्य स्रोत में होता है। दूसरा देखिए रचनात्मक जो कल्पना होती है उसका प्रेरक तत्व स्वयं आदमी के भीतर होता है, बाहर किसी स्रोत में नहीं होता। जैसे इसमें ये व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं से अभिव्यक्त होती है। जैसे किसी भी प्रकार की मौलिक रचना में, चाहे वो कविता लिख रहे हैं, चित्रकारी कर रहे हैं, रचनात्मक कल्पना को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। रचनात्मक कल्पना के वही 2 भाग, निष्क्रिय रचनात्मक कल्पना और सक्रिय रचनात्मक कल्पना। अब देखो, निष्क्रिय रचनात्मक कल्पना जब मस्तिष्क किसी काम में उलझा न हो, जैसे, तो देखो यहाँ ये सवाल इम्पोर्टेंट है। जब सपने में या दिवा स्वप्न में हम किसी चीज़ की कल्पना कर रहे होते हैं तो देखो, ड्रीम्स और डे ड्रीमिंग जो है वो उस टाइम होने वाली मानसिक क्रियाएं जब शरीर रेस्ट में होता है, अपन किसी भी कार्य में उलझे हुए नहीं होते हैं। तो देखिए, ये निष्क्रिय रचनात्मक कल्पना या ड्रीम्स में और डे ड्रीमिंग में जो हम निष्क्रिय कल्पना करते हैं वो निष्क्रिय होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस समय दिमाग जो है वो रेस्टिंग फेज में होता है और किसी प्रकार का कार्य हम नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है। इसलिए ये दोनों एग्जाम्पल निष्क्रिय रचनात्मक कल्पना के हैं, स्वप्न और दिवा स्वप्न। ठीक है। इसके बाद में देखिए आप, यहाँ इसमें निष्क्रिय रचनात्मक कल्पना के 2 टाइप दिए हुए हैं। एक तो है विजेता नायक, कन्क्यूरिंग हीरो टाइप, और दूसरा है सफरिंग हीरो टाइप। तो देखो, जब हम निष्क्रिय बैठे होते हैं उस समय हमें विचार जो है वो 2 प्रकार के महसूस होते हैं। पहला विचार कौन सा महसूस होता है? पहला विचार ये महसूस होता है कि हम वास्तविक दुनिया में हारे हुए हैं, वास्तविक दुनिया में हम वो काम नहीं कर सकते जिसको करने की इच्छा कर रहे हैं, तो हम काल्पनिक दुनिया में अपने आप को विजेता महसूस कर रहे हैं। ये है विजेता नायक। जैसे किसी व्यक्ति की शादी नहीं होती है और वो आराम से अपनी निष्क्रियता में बैठे बैठे ये कल्पना कर रहा है कि मैं दूल्हा बन के घोड़ी पे बैठा हूँ और बाराती बैंड बाजे के आगे मेरे सामने झूम झूम के नाच रहे हैं। तो ये क्या है? ये कन्क्यूरिंग हीरो टाइप इमेजिनेशन है। वो वास्तविक दुनिया में हारा हुआ है, फिर भी अपने आप को क्या समझ रहा है? विजेता नायक की तरह समझ रहा है। दूसरा, कष्ट उठाने वाला नायक। कष्ट उठाने वाला नायक किसको कहते हैं? वास्तव में उस आदमी के पास सब कुछ है, वास्तव में उस आदमी के पास सब कुछ है, लेकिन वो अपनी निष्क्रियता में ये कल्पना कर रहा है कि दुनिया के पास पता नहीं क्या क्या है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ होते हुए भी। तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? 24 घंटे उजड़ी रियासत के लूटे सुल्तान की तरह होते हैं, मतलब सब कुछ होते हुए भी ये लोग ऐसी स्थिति में
दिखाई देते हैं जैसे इनके पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ देखिए, ये विजेता नायक की बातें अपन व्यवहार कर रहे हैं, सफरिंग हीरो टाइप या कंक्यूरिंग हीरो टाइप, इन दोनों में से किसी भी तरह की इमेजिनेशन कर रहे हैं। तो ये इमेजिनेशन कैसी है? ये इमेजिनेशन निष्क्रिय रचनात्मक कल्पना है। ठीक है, ऐसे ही इसका अगला जो है कृत्य साधक, तीसरा टाइप जो है कृत्य साधक कल्पना किसको कहते हैं? ये ऊपर रह गया। एक सक्रिय रचनात्मक कल्पना किसको कहते हैं? सक्रिय रचनात्मक कल्पना वो होती है जो अपने किसी उद्देश्य या किसी ध्येय से जुड़ी हुई होती है। हमारी सक्रिय रचनात्मक कल्पनाएं हमारे किसी मकसद से जुड़ी हुई होती हैं। इसका मतलब ये कल्पनाएं उसी समय हम करते हैं जिस समय हम किसी कार्य से या सप्रयोजन किसी एक्टिविटी में लगे हुए होते हैं। फिर तीसरा है कृत्य साधक, प्रैग्मेटिक कल्पना किसको कहते हैं? देखो, प्रैग्मेटिक कल्पना का संबंध जो है वो किसी कार्य विशेष से होता है। और कार्य कैसा हो सकता है? सैद्धांतिक हो सकता है या व्यवहारिक हो सकता है। कृत्य साधक का मतलब कार्य से संबंधित कल्पना, और कार्यों को हम मोटे तौर पर सैद्धांतिक और व्यवहारिक दो भागों में बांटते हैं। चौथा टाइप है सौंदर्यात्मक कल्पना, एस्थेटिक। इस कल्पना का उद्देश्य किसी सौंदर्यानुभूति को निकालना है। ये कल्पना कलात्मक या तरंगात्मक हो सकती है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें अभी अपन ने इसमें देखा है। अब कुछ चीज़ें इसमें साउंड की प्रॉब्लम की वजह से अगली कक्षा अपन करेंगे। बारिश शुरू हो गई है तो बाकी चीज़ अगली कक्षा में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जितना बताया उसको स्क्रीनशॉट लेके आप ठीक से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप इस नोट्स को अपनी डायरी में उतारेंगे, और साथ में किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन जो है वो आप जब भी अपन लाइव क्लास करेंगे उस लाइव क्लास में आप सारे सॉल्यूशन पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।